नमस्ते। और इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय को डिकोड करने वाले हैं। हमारा फोकस उस वैचारिक तंत्र और रणनीतिक टाइमलाइन पर होगा जिसने लंदन से पढ़े एक बैरिस्टर को करोड़ों लोगों का जननायक बना दिया। देखिए, इतिहास को सिर्फ तारीखों के चश्मे से रटना काफी बोरिंग हो सकता है ना। इसलिए आज हम उन असल रणनीतियों को समझेंगे जिन्होंने इस पूरे गांधी युग को आकार दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हमारे आज के रोड मैप पर डाल लेते हैं। हम एकदम शुरुआती जड़ों और मार्गदर्शकों से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे उन राष्ट्रव्यापी जन आंदोलनों तक पहुंचेंगे जो खासकर परीक्षा की तैयारी के नज़रिए से बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस प्रशासनिक और वैचारिक नींव की जिसने इस पूरे सफ़र की शुरुआत की। एक प्रशासनिक समझ तो उन्हें अपने दीवान पिता से विरासत में मिली ही थी, लेकिन उनकी असली वैचारिक ट्रेनिंग 3 अलग-अलग गुरुओं के जरिए हुई। इससे आप एक तरह का कस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट समझ सकते हैं। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से उन्होंने सीखा कि संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर कैसे काम किया जाता है। वहीं दार्शनिक लियो टॉल्स्टॉय के विचारों ने उन्हें राज्य विहीन समाज और अहिंसा की गहराई समझाई। और जब भी कोई नैतिक दुविधा सामने आती तो आध्यात्मिक गुरु श्रीमद् राजचंद्र का सत्य और आत्मशुद्धि का रास्ता उनके काम आता। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा परफेक्ट और अनोखा वैचारिक संतुलन बनाया जो आगे चलकर बहुत काम आने वाला था। अब चलते हैं उस जगह जो इस विचारधारा के लिए एक रियल वर्ल्ड टेस्टिंग ग्राउंड यानी R&D लैब साबित हुई, दक्षिण अफ्रीका। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक बहुत ही व्यक्तिगत अपमान को रणनीतिक रूप से एक बड़ी संस्थागत जीत में बदल दिया गया। 1893 में पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से फेंके जाने की उस घटना के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू हुआ। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई, 1903 में इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला गया और एक लंबे कड़े प्रतिरोध के दम पर 1914 तक अधिकांश रंगभेद कानूनों को रद्द करवा दिया गया। और इसीलिए जब 9 जनवरी 1915 को उनकी भारत वापसी हुई तो वो कोई नौसिखिए नहीं थे, वो एक बेहद अनुभवी और मंझे हुए रणनीतिकार बन चुके थे। ये वापसी इतिहास में इतनी अहम है कि आज भी हम इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। खैर, भारत आने के बाद सीधे आंदोलन नहीं हुए। कोई भी बड़ा जन आंदोलन शुरू करने से पहले एक मजबूत बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ आश्रमों और अखबारों से। ये आश्रम सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये दरअसल कठोर ट्रेनिंग अकेडमियां थीं जहां सत्याग्रहियों को अहिंसक अनुशासन सिखाया जाता था ताकि जब लाठियां बरसें तब भी हाथ ना उठें। और इसके साथ ही उनके अखबार जैसे हरिजन या यंग इंडिया उस दौर के सोशल मीडिया नेटवर्क की तरह काम करते थे। ये सुनिश्चित करते थे कि लीडरशिप का मैसेज देश के कोने कोने तक बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहुंचे। संचार का ये तरीका इतना असरदार था कि पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर गया। और ये देखना बड़ा मज़ेदार है कि कैसे अलग अलग धड़ों ने उन्हें बिल्कुल अलग अलग नज़रिए से देखा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जहां उन्हें महात्मा कहा, वहीं सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता। आलोचक विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर बुलाया, जबकि ब्रिटिश सरकार ने खुद उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेट होने के बाद अब बारी थी भारत में शुरुआती टेस्टिंग की। चलिए 1917 से 1918 के बीच हुए उन छोटे लेकिन अहम आंदोलनों को समझते हैं। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्रोनोलॉजी आपके लिए बहुत क्रूशियल है। ध्यान दीजिए कि एस्केलेशन कैसे होता है। 1917 में चंपारण में किसानों की तिनकठिया पद्धति के खिलाफ भारत का पहला सत्याग्रह होता है। फिर 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के हक में पहली भूख हड़ताल की जाती है, और उसी साल खेड़ा में लगान माफी के लिए पहला असहयोग आंदोलन होता है। ये सब भविष्य के बड़े राष्ट्रव्यापी अभियानों के लिए एक तरह से टेस्ट रन थे। यहाँ इतिहास का एक बहुत ही शानदार लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला पहलू भी है। क्या आपने बतख मियाँ का नाम सुना है? चंपारण आंदोलन के दौरान एक ब्रिटिश बागान मालिक ने जहर मिला हुआ दूध पीने को दिया था, लेकिन बतख मियाँ ने सही समय पर इसका पर्दाफाश कर दिया। सच में ऐसे गुमनाम नायकों के बिना हमारा इतिहास कुछ और ही होता। इन शुरुआती सफल प्रयोगों के बाद अब मंच पूरी तरह तैयार था बड़े राष्ट्रव्यापी सत्याग्रहों के लिए। इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। 1919 के रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग की भयानक त्रासदी ने देश को झकझोर दिया, और इसी के रिस्पॉन्स में 1920 में एक विशाल असहयोग आंदोलन शुरू हुआ।
लेकिन जैसे ही 1922 में चौरी चौरा में हिंसा भड़की, इस पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन को एक झटके में रोक दिया गया। इसे अनुशासन की कमी मानते हुए खुद एक हिमालय जैसी भूल करार दिया गया था। उसूलों से कोई समझौता नहीं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 388। हम सीधे 1930 में आ गए हैं और ये वो किलोमीटर्स हैं जो दांडी मार्च के दौरान पैदल चले गए थे। रणनीति देखिए, नमक जैसी आम चीज को चुना गया जिस पर हर घर में टैक्स लगता था। मकसद एकदम साफ था, देश के हर एक नागरिक को इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से सीधे तौर पर जोड़ना। और इस सविनय अवज्ञा का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि ब्रिटिश सरकार को मजबूरन बातचीत की मेज पर आना पड़ा। इसी का नतीजा था 1931 का दिल्ली पैक्ट, यानी गांधी-इरविन समझौता, और इसके तुरंत बाद यरवदा जेल से 1932 का क्रूशल पूना पैक्ट साइन हुआ। इसमें सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए अलग निर्वाचक मंडल की जगह आरक्षित सीटें सुरक्षित की गईं। समय आगे बढ़ता है और 1942 तक आते आते माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से करो या मरो का नारा गूंज उठा। अब अगर हम इसका निष्पक्ष विश्लेषण करें तो ये नारा कोई शारीरिक हिंसा या हथियार उठाने का आह्वान बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये स्वतंत्रता के प्रति एक अंतिम और निर्णायक वैचारिक प्रतिबद्धता थी कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। और इसी के साथ हम इस लंबे संघर्ष के अंतिम लेकिन सबसे भावुक चरण पर पहुंचते हैं। अगस्त 1942 में ऑपरेशन जीरो आर के तहत रातों रात हुई गिरफ्तारी से लेकर अगस्त 1947 में आज़ादी मिलने तक का सफ़र आसान नहीं था। और फिर 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में एक दुखद हत्या के साथ इस ऐतिहासिक युग का अंत हो गया। ये स्लाइड सत्ता से वैराग्य की एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर पेश करती है। जरा सोचिए, एक तरफ 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, लेकिन इस स्वतंत्रता का मुख्य वास्तुकार वहां नहीं था। वो कलकत्ता के नोआखाली में भयानक दंगों को शांत करने और शांति स्थापित करने में लगे हुए थे। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने ये सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए कि एक सदी से भी पहले सत्य, अनुशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर जो रणनीति बनाई गई थी, वो आज भी पूरी दुनिया में सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध का सबसे बेहतरीन ब्लूप्रिंट कैसे बनी हुई है। ये सच में सोचने वाली बात है ना? खैर, इस ऐतिहासिक चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।